तो भारत का जो इनकम टैक्स का ढांचा है वो एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाला है। और सुनिए, ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नया सिस्टम तैयार हो रहा है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे टैक्स सिस्टम को एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम वाइड अपग्रेड मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पूरा टैक्स सिस्टम ओवरहॉल है क्या। फिर हम फॉर्म्स की जो नई नंबरिंग हो रही है उस पर बात करेंगे। उसके बाद टीडीएस और टीसीएस में क्या नया हो रहा है वो देखेंगे। फिर एनपीओज और पीएफ्स के नियमों को कैसे आसान बनाया जा रहा है, और आखिर में कंप्लायंस और पेनाल्टी से जुड़े जो नए अपडेट्स हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े टैक्स सिस्टम ओवरहॉल की। देखिए, इसका सीधा सा मकसद है हमारे टैक्स कानूनों को आसान और मॉडर्न बनाना। मतलब सालों से जो जटिलताएं और पुराने नियम जमा हो गए थे, उनकी एक तरह से साफ सफाई की जा रही है, ताकि आने वाले समय के लिए एक ज्यादा बेहतर और समझने में आसान सिस्टम तैयार हो। अब ये तारीख दिमाग में बिठा लीजिए, 1 अप्रैल 2026। इसका मतलब ये है कि हम अभी जो भी बातें कर रहे हैं वो सब असेसमेंट ईयर 2026-27 से लागू होंगी। तो हाँ, इन बदलावों को समझने और इसके लिए तैयार होने का अभी वक्त है। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव पर, फॉर्म्स की बड़ी रीनंबरिंग। अब ये सिर्फ नंबर बदलने का खेल नहीं है। इसके पीछे का आइडिया ये है कि सैकड़ों फॉर्म्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में लाया जाए, ताकि उन्हें ढूंढना और इस्तेमाल करना आसान हो जाए। देखते हैं कुछ जरूरी एग्जाम्पल्स। यहां देखिए, सिस्टम को कितना सरल बनाया जा रहा है। जैसे टैक्स ऑडिट को ही ले लीजिए। पहले 3CA, 3CB, 3CD जैसे कई फॉर्म्स होते थे। अब बस एक फॉर्म 26, कितना आसान हो गया। ठीक वैसे ही ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट के लिए अब फॉर्म 48 होगा। मतलब साफ है, कंफ्यूजन कम और क्लैरिटी ज्यादा। और ये सिंप्लीफिकेशन सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, ट्रस्ट्स और एनपीओज यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी फॉर्म्स को एक साथ लाया जा रहा है। चाहे वो पैन एप्लीकेशन हो या फिर डोनेशन रिपोर्टिंग, अब पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सीधी और साफ हो जाएगी। और हाँ, टीडीएस और टीसीएस को कैसे भूल सकते हैं। इनसे जुड़े फॉर्म्स को भी इसी तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है। जैसे कि सैलरी टीडीएस रिटर्न के लिए अब से फॉर्म 138 इस्तेमाल होगा। इसका मकसद पूरे टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया में एक रूपता और क्लैरिटी लाना है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ फॉर्म नंबर बदलने की नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। सरकार इससे भी एक कदम आगे बढ़ रही है। टीडीएस और टीसीएस का जो पूरा कानूनी ढांचा है, जो अभी तक अलग अलग सेक्शंस में बिखरा हुआ था, उसे अब एक ही यूनिफाइड चैप्टर में लाया जा रहा है। ये देखिए, पहले क्या था और अब क्या होगा। पहले प्रोविजंस यहां-वहां बिखरे हुए थे, जिन्हें ढूंढना एक सिर दर्द था। अब नए एक्ट में सब कुछ एक ही कंसोलिडेटेड चैप्टर में मिलेगा। जाहिर है, इससे प्रोफेशनल्स के लिए नियमों को समझना और फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये नया चैप्टर बनाया भी बड़े लॉजिकल तरीके से गया है। देखिए, सेक्शन 392 सिर्फ सैलरी पर टीडीएस के लिए, सेक्शन 393 दूसरे पेमेंट्स जैसे रेंट वगैरह पर टीडीएस के लिए, और सेक्शन 394 टीसीएस के लिए। मतलब हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन, सब कुछ एक ही जगह पर, बिल्कुल साफ साफ। चलिए, अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं एनपीओस यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोविडेंट फंड्स पर। यहां भी मकसद वही है, पुराने नियमों को मॉडर्नाइज करना और प्रोसेस को आसान बनाना। तो प्रोविडेंट फंड्स के नियमों में ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? असल में इसका मुख्य कारण है पुराने और डुप्लीकेट कानूनों को हटाना। कोशिश ये है कि इनकम टैक्स के नियम और जो मेन ईपीएफ एक्ट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंक में रहें। इससे होगा क्या, कंपनीज और ट्रस्ट के लिए कंप्लायंस का बोझ कम हो जाएगा। और इन बदलावों का असर वाकई काफी बड़ा होने वाला है। कई पुराने और गैर जरूरी नियम हटाए जा रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कम से कम 50% निवेश करने की जो शर्त थी, उसे हटा दिया गया है। इससे फंड्स को बेहतर रिटर्न के लिए निवेश करने की ज्यादा आजादी मिलेगी। हाँ, रेगुलेटरी निगरानी तो बनी ही रहेगी। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है, वो ये कि जब दो रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मर्ज होते हैं तो क्या होता है, खासकर तब जब दोनों के उद्देश्य एक जैसे हो। इस पर कानून में हमेशा से थोड़ी अस्पष्टता थी। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब एक नया सेक्शन 354A लाया गया है।
ये साफ साफ कहता है कि अगर एक रजिस्टर्ड एनपीओ किसी दूसरे रजिस्टर्ड एनपीओ के साथ मर्ज होता है और दोनों के उद्देश्य भी एक जैसे हैं, तो उन पर संचित आय पर लगने वाला टैक्स, जिसे एग्जिट टैक्स भी कहते हैं, लागू नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी स्पष्टीकरण है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि कंप्लायंस और पेनल्टी से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स क्या हैं। तो बात करते हैं क्रिप्टो एसेट्स की। अगर क्रिप्टो एसेट के लेन देन का जो ज़रूरी स्टेटमेंट है उसे फर्निश करने में कोई देरी होती है तो अब एक नई पेनल्टी लगेगी, 200 रुपये प्रति दिन। और इतना ही नहीं, अगर उसी क्रिप्टो एसेट रिपोर्ट में कोई गलत जानकारी दी जाती है तो पेनल्टी है सीधे 50,000 की। साफ है, सरकार क्रिप्टो लेन देन में पारदर्शिता को लेकर काफ़ी गंभीर है। पेनल्टी लगाने के प्रोसेस में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले असेसमेंट ऑर्डर आता था, फिर पेनल्टी के लिए अलग से कार्यवाही चलती थी, फिर उसकी अलग अपील होती थी। बहुत लंबा प्रोसेस था। लेकिन अब नए प्रोसेस में पेनल्टी को असेसमेंट ऑर्डर का ही हिस्सा बना दिया जाएगा। इसका मतलब एक ही अपील प्रोसेस। हाँ, ये ध्यान रहे कि ये बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। इससे मुकदमेबाजी में कमी आने की उम्मीद है। और 2 छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी अपडेट्स और हैं। पहला, अब सीबीडीटी के जो गाइडलाइंस होंगे वो टैक्स अथॉरिटीज़ और टैक्स पेयर्स दोनों पर कानूनी तौर पर बाइंडिंग होंगे। इससे बहुत क्लैरिटी आएगी। और दूसरा, डिविडेंड या म्यूचुअल फंड से इनकम कमाने के लिए अगर कोई ब्याज खर्च किया है तो उस ब्याज पर अब डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इन सभी बदलावों की बड़ी तस्वीर क्या है? देखिए, चाहे वो फॉर्म्स की रीनंबरिंग हो, कानूनों को कंसोलिडेट करना हो या फिर प्रोसीजरल चेंजेस हों, इन सब का एक ही मकसद है, डुप्लीकेशन और पुराने नियमों को ख़त्म करना, मुकदमेबाजी कम करना और टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए कंप्लायंस को आसान बनाना। कुल मिलाकर एक ज़्यादा मॉडर्न और एफिशिएंट टैक्स सिस्टम तैयार करना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, इन सभी बुनियादी बदलावों के साथ क्या भारत का टैक्स सिस्टम आने वाले दशक में होने वाली आर्थिक ग्रोथ की चुनौतियों और मौक़ों के लिए वाकई तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।